परमाणु क्या होता है? सबसे पहले अगर बात करें तो परमाणु के बारे में जिस व्यक्ति ने बताया था, अगर भारतीय दर्शन की दृष्टि से देखें तो वो थे महर्षि कणाद। कौन थे? महर्षि कणाद। कणाद ने ये कहा था, कणाद ने एक दर्शन दिया था, एक सोच दी थी। तो ये कहा था उन्होंने कि दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, चाहे तो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, कोई भी पदार्थ हो, वो सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों को क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमाणु। परमाणुवाद एक इनकी सिद्धांत है, एक इनकी थ्योरी है, दर्शन है। ऐसा इन्होंने कहा था, पर ये कोई सिद्ध करके नहीं बताया था। बात समझ में आ रही मेरी? हमारे दर्शन में बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती हैं जिनके बारे में हम पहले से सोच सोच लिया था हमने। जैसे हमने कहा कि साहब पुष्पक विमान अब रामायण में मिलता है, लेकिन विमान की खोज, हवाई जहाज कोई तो राइट ब्रदर्स ने की, वो अब की, है ना। जैसे सापेक्षता की थ्योरी के बारे में नागार्जुन ने बात की है, लेकिन वो दी किसने? आइंस्टीन ने दी। तो दर्शन अलग चीज होती है और उसकी खोज करना अलग चीज होती है। ये दिमाग में रख लेना क्लियर। दर्शन क्या होता है? भाई मेरे दिमाग में ऐसी मैं कल्पनाएं कर रहा हूं कि ऐसा हो सकता है ना। लेकिन उसको एक्सपेरिमेंट करके उसको सिद्ध कर जब किया जाता है, लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, तो फिर उसे कहते हैं साइंस, उसे कहते हैं विज्ञान। क्या कहते हैं? विज्ञान। ये काम सबसे पहले जिस व्यक्ति ने किया उसका नाम था डॉल्टन। क्या नाम था? डॉल्टन। डॉल्टन ने दिया था क्या? परमाणु सिद्धांत। क्या दिया था? परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत डॉल्टन ने दिया, और डॉल्टन ने ये कहा कि भाई हर पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। क्लियर? परमाणु सबसे छोटा कण होता है, इससे छोटा कुछ नहीं होता। परमाणु अविभाज्य है, मतलब परमाणु को हम और नहीं तोड़ सकते। समझ रहे हैं मेरी बात? परमाणु को और छोटा नहीं किया सकता। हालांकि बाद में जाके इसकी बातें जो है पूर्णता लागू नहीं हुई, क्योंकि हमने और आगे जब परमाणु को खोजा तो उसमें भी हमें कुछ और छोटे छोटे कण मिले, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। ठीक है। पर लोगों ने 19वीं 28वीं शताब्दी में इस चीजों को खोजना शुरू कर दिया कि भाई परमाणु में है कुछ और भी है क्या। तो परमाणु को जब लोगों ने परमाणु के स्ट्रक्चर का और ज्यादा गहराई से अध्ययन किया, तो मालूम चला कि परमाणु में कुछ ना कुछ आवेश पैदा होता है। कुछ ना कुछ आवेश पैदा होता है। आवेश तुम जानते हो ना, चार्ज। जैसे मैंने बाल में अपना ये पेन रगड़ा, और हम जानते हैं कि किसी कागज के पास लेके जाऊं तो वो उसके धूल के कण इससे चिपक जाते हैं। चिपकते कि नहीं चिपकते? तो मतलब कि ये पदार्थ है, और इसमें जब मैंने रगड़न पैदा की तो इसमें एक आवेश पैदा हुआ। आवेश मतलब चार्ज, या धन आवेश या ऋण आवेश। तो वो चार्ज क्यों पैदा हुआ? मतलब परमाणुओं में कोई ना कोई ऐसी चीज है जो गतिशील है, जिसमें हलचल हो जाती है, जिसके कारण क्या पैदा हो जाता है? आवेश पैदा होता है। तो परमाणु के बारे में लोगों की जिज्ञासाएं और बढ़ी, और उन्होंने इसके बारे में जो है खोजना शुरू किया। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गोल्डस्टीन। क्या नाम था? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने क्या काम किया? गोल्डस्टीन ने जो है गोल्डस्टीन ने कहा कि भाई परमाणु में जो है कुछ ना कुछ ऐसा है जिस पर प्लस चार्ज है, धन आवेश है, जो चीजों को जो है अब अगर उसकी तरफ हम फेंकें तो वापस कर देता है। मतलब एक ऐसा कण है जिसमें पूरा का पूरा उसका परमाणु का वजन है, पूरा का पूरा द्रव्यमान है परमाणु में। तो वास्तव में ये चीज क्या थी? प्रोटॉन थी। क्या थी? प्रोटॉन। लेकिन नाम नहीं दिया उसने प्रोटॉन, बस उसने उस कह दिया कि ऐसा कोई अंदर कण है जिस पर धन आवेश है। क्या है? प्लस चार्ज, धन आवेश। एक कण है जिस पर पूरा द्रव्यमान है। ना तो अभी ये बात पता चली कि परमाणु कैसा है, परमाणु की स्ट्रक्चर है कैसा, बस इतना कह दिया कि भाई एक ऐसा कण है जिस पर धन आवेश है, पूरे परमाणु का द्रव्यमान उसी में निहित है। तो हम ये कह सकते हैं कि खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। काय की? प्रोटॉन की। प्रोटॉन की जो खोज करने वाला कौन है? वो भाई गोल्डस्टीन है की खोज।
पर नामकरण आगे जाके कौन करेगा? रदरफोर्ड। कौन करेगा? रदरफोर्ड। ठीक है। तो इस बात से रदरफोर्ड वगैरह सहमत नहीं हुए, क्योंकि अब इस बात की बहस शुरू हो गई थी कि परमाणु आखिर बना कैसे है, परमाणु में यदि कुछ है, क्या सबसे छोटा परमाणु ही है, क्या उसके अंदर कुछ और भी है? तो इस बात को लेकर के जब परमाणु के मॉडल दिए गए, क्या दिए गए? मॉडल। परमाणु के मॉडल दिए गए, तो एक व्यक्ति आते हैं अगले जिनका नाम आया है थॉमसन। क्या नाम है? थॉमसन। थॉमसन ने एक परमाणु का मॉडल दिया, परमाणु कैसा होता है। उसने कहा कि परमाणु साहब ऐसा होता है कि एक तरबूज टाइप का है, एक केक टाइप का है, जिस पर ऋण आवेश चारों ओर फैले हुए हैं। ऋण आवेश चारों ओर इसमें फैले हुए हैं। ये क्या है? ऋण आवेश। और ये खुद कैसा है? ये खुद धनावेश है। खुद कैसा है? धनावेश। ये ऐसे ही है जैसे किसी केक में हमने बीच बीच में काजू किशमिश वगैरह लगा दिए हैं, कुछ सजा दिया ऊपर से, या जैसे तरबूज में उसके बीज फैले रहते हैं, तरबूज में उसके बीज फैले रहते हैं। तो इसे नाम दिया गया थॉमसन का परमाणु मॉडल, या प्लम पुडिंग। क्या बोला जाता है? प्लम पुडिंग। ठीक है। ये ऐसा उसने कहा। किसने कहा? थॉमसन ने। ठीक है। पर थॉमसन के इस बात से जो है रदरफोर्ड सहमत नहीं हुए। तो अगला जो मॉडल आता है वो किसका आता है? रदरफोर्ड का मॉडल। किसका आता है? लेकिन थॉमसन से हमें एक चीज मिल गई, थॉमसन से हमको एक चीज मिल गई कि इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई। क्या हो गई भाई? ऋणावेश है, वो क्या है? उसका नाम हो गया इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। क्या ही खोज हो गई? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की भाई? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने करी? थॉमसन ने? किसने करी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की भाई? थॉमसन ने की। ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं कौन? रदरफोर्ड। कौन आ जाते हैं? रदरफोर्ड क्या काम करते हैं? रदरफोर्ड इस परमाणु की और गहनता से जांच करते हैं। कौन? रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड क्या काम करते हैं? रदरफोर्ड एक सोने की पन्नी पर, सोने की पन्नी पर, पतली सी पन्नी थी सोने की, ये मान ले जाता हूं, ये क्या है? सोने की एक पतली सी पन्नी, इसमें बहुत सारे, अब चूंकि पतली पन्नी, कोई भी पदार्थ है, कैसे बना है? परमाणुओं से बना है। कैसे बना है? परमाणुओं से। और उसने इस पर अल्फा कणों की क्या की? बौछार की। क्या की? अल्फा कणों की बौछार की। अल्फा कण ऐसे आए, तो जब अल्फा कण इस तरीके से यहां से इसने गुजारे, तो इसने देखा कि कुछ अल्फा कण तो सीधे के सीधे निकल गए, निकल गए सीधे सीधे इस तरफ, पर कुछ अल्फा कण थोड़े से विचलित हो गए दूर की ओर, और कुछ अल्फा कण ऐसे आए और वापस ऐसे लौट गए। बात समझ में आ रही है क्या आपको? उसने जब अल्फा कणों की, क्योंकि अल्फा कण पर कौन सा चार्ज होता है? धन। कौन सा होता है? धन। अल्फा कणों में धन आवेश होता है। कौन सा होता है? धन आवेश। ठीक है। तो उसने कहा कि भाई क्या है कि जो परमाणु एक खोखला गोला है, क्या कहा? परमाणु एक खोखला गोला है। ये बात उसने क्यों कही? क्योंकि ज्यादातर परमाणु उसके पन्नी के आर पार चले गए, तो मतलब खोखला है। ठीक है। कुछ कण थोड़े से मुड़े, कुछ कण थोड़े से मुड़े, चूंकि ये बीच में इसके धनावेश है, अगर हम मान लें बीच में क्या है? इसके धनावेश है। बीच में क्या है? धनावेश। तभी तो ये अल्फा कण आया और बीच से टकरा के वापस लौट गया। क्योंकि हम जानते हैं प्लस प्लस में क्या होता है? प्रतिकर्षण। क्या होता है? समान ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण, जानते हैं। और प्लस माइनस में क्या होता है? आकर्षण। प्लस माइनस एक दूसरे को खींचते हैं, जबकि प्लस प्लस या माइनस माइनस एक दूसरे को उल्टा धकेलते हैं। तो इन्हीं की वजह से ये ऊपर की ओर नीचे की ओर चले गए और ये वापस लौट आया। तो रदरफोर्ड ने खोज कर डाली किस चीज की? कि भाई परमाणु के बीच में क्या होता है? एक नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक। क्या होता है? नाभिक। नाभिक मतलब उसके बीच की गुठली। नाभिक मतलब परमाणु के बीच की गुठली। जो मैंने बनाया परमाणु के बीच का क्या है? नाभिक। क्या है? नाभिक।
और इस पर चार्ज होता है प्लस, क्या चार्ज होता है, धन चार्ज, प्लस चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। और उसी को उसने नाम दे दिया क्या, प्रोटॉन। क्या नाम दे दिया, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का नामकरण किसने किया, का नाम रखा है किसने, रदरफोर्ड ने। किसने रखा है भाई, रदरफोर्ड। और उसने कहा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं, पर ये नहीं कहा कि कहां लगा रहे होते हैं, ये पता नहीं है, ये पता नहीं है कहां लगा रहे हैं। बस इतना बताया है कि प्रोटॉन बीच में है, गुठली में है, नाभिक में है, धन चार्ज है, प्लस चार्ज है। कौन ने कहा है, रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड से क्या प्रश्न बनेगा कि नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया, उसने पन्नी, सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार करके ये निष्कर्ष निकाला कि भाई बीच में क्या है, नाभिक। क्या है, नाभिक, जिसपे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। यानी कि उस पे उसका नाम क्या रख दिया उसने, प्रोटॉन। क्या नाम रख दिया, प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज। ये तो पहले ही मालूम चल गया था। और वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं प्रोटॉन की परिक्रमा या नाभिक की परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक मैक्सवेल नाम का वैज्ञानिक था, उसका ये कहना था कि अगर कोई किसी चीज की परिक्रमा कर रहा है तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे खर्च होती चली जाएगी। हम भी अगर दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते थक जाएंगे। कोई भी चीज लगातार अगर परिक्रमा कर रही है तो उसका जो है ऊर्जा खर्च होती जाएगी। अगर मान लीजिए ये परिक्रमा कर रहा है, मान लीजिए मैंने कहा साहब ये परिक्रमा कर रहा है, कहां चलोगे भैया, ये परिक्रमा कर रहा है, ऐसे मान लीजिए परिक्रमा कर रहा है। अब ये परिक्रमा कर रहा है तो ये धीरे जब थक जाएगा, थक जाएगा तो नीचे आ जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा किसी में काय में गिर जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा। तो ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि अगर नाभिक में, अगर परमाणु के इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरने लगे तो फिर नाभिक परमाणु नष्ट हो जाएगा। जबकि हम जानते हैं परमाणु तो स्थायी है, परमाणु तो स्थिर है, स्थायी है। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए ये रदरफोर्ड भी इस बात को क्लियर नहीं कर पाया, इसको क्लियर नहीं कर पाया। तो इसके बाद में आते हैं एक व्यक्ति जिनका नाम है नील्स बोर। क्या नाम है, नील्स बोर। क्या नाम आता है, नील्स बोर। और एक बोर बरी, बोर एक व्यक्ति है, एक का नाम बरी भी है, तो साथ में इसे कहते हैं बोर बरी मॉडल। क्या कह देते हैं, बोर बरी मॉडल। उसने व्यवस्थित तरीके से बताया कि भाई जो परमाणु है उसकी संरचना कैसी है, कि ये तो मालूम चल गया था कि परमाणु के बीच में धन आवेश है और परमाणु के बाहर ऋण आवेश है। तो धन और ऋण दोनों बराबर बराबर आवेश हैं। जितना आवेश प्रोटॉन पर है, बीच में क्या है, प्रोटॉन, और बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश, ऋण आवेश, और यहाँ पर बीच में कौन सा, धन आवेश। इसलिए दोनों में बराबर बराबर आवेश है। यदि इस पर एक आवेश है तो इस पर भी कितना आवेश है, एक आवेश है। इसलिए दोनों एक दूसरे को खींचे रहते हैं, दोनों एक दूसरे को खींचे रहते हैं, और परमाणु स्थिर अवस्था में रहता है। ऐसा यहां तक तो बात हो गई थी। और परमाणु का, इसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, किसका, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन काय में है, नाभिक में, उसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम है। आवेश अलग चीज होती है और द्रव्यमान अलग चीज होती है, ठीक है। तो ये यहां तक बात पहुंच गई थी। पर अभी ये क्लियर नहीं हो पाया था कि इलेक्ट्रॉन कक्षा में परिक्रमा करते हैं तो ऊर्जा नष्ट नहीं होती क्या, और फिर इलेक्ट्रॉन स्थायी कैसे है, कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को यदि हम ढूंढेंगे तो वो कहाँ मिलेगा। तो इसके बारे में डिटेल से जिसने चर्चा की वो कौन से, नील्स बोर। इन्होंने क्वांटम संख्याएं दी और बताया कि परमाणु जो होते हैं, परमाणु जो होता है उसके बीच में तो प्रोटॉन होता है, इसी बीच में एक न्यूट्रॉन की खोज और हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी, न्यूट्रॉन की खोज करने वाले थे चैडविक। कौन थे, चैडविक ने खोज करी काय की भाई, न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की खोज करी काय किसने, चैडविक ने। की खोज किसने करी, चैडविक ने। बात समझ में आ गई। न्यूट्रॉन की खोज करी किसने, चैडविक ने। अच्छा, नील्स बोर ने क्या बताया था भाई, परमाणु की पूरी संरचना और इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन का विन्यास, इलेक्ट्रॉन परमाणु में कहां मिलेंगे, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल में जो आजकल वर्तमान में मान्य जो सिद्धांत वो किसका है, नील्स बोर का है। किसका है, नील्स बोर का। अब ध्यान समझिए, यानी क्या मालूम चल चुका था हमको मालूम चल चुका है कि परमाणु के भीतर दो चीजें हैं, एक तो नाभिक है, नाभिक में दो चीजें, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन।
और बाहर क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन। बाहर क्या है, बाहर जो है हमारा वो है इलेक्ट्रॉन। क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है और प्रोटॉन पर धन आवेश है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है। ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान सबसे ज्यादा है, न्यू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बिल्कुल नगण्य है ही नहीं है, बहुत कम है। जितना प्रोटॉन का वजन या द्रव्यमान है उतना ही काय का है, न्यूट्रॉन का है। यानी कि परमाणु का जो नाविक है उसका निर्माण कौन कर रहे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? और नाविक की खोज रदरफोर्ड ने करी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, या नामकरण रदरफोर्ड ने किया। खोज करी थी किसने? गोल्डस्टीन ने। किसने करी थी? गोल्डस्टीन ने, है ना। इलेक्ट्रॉन की खोज करी थॉमसन ने। किसने करी? थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? थॉमसन ने। अब इसको हम याद कर लेते हैं, इसे ईट पर नाच, ईट पर नाच, ये एक शॉर्ट तरीका याद करने के लिए। ई से हो गया क्या हमारा, इलेक्ट्रॉन। क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले कौन है? टी से क्या हो जाएगा, थॉमसन। क्या हो जाएगा? थॉमसन। पा से हो जाएगा हमारा क्या, प्रोटॉन। क्या हो जाएगा? प्रोटॉन। और रा से हो जाएगा रदरफोर्ड। क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड। ना से हो जाएगा क्या, न्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन। और चा से हो जाएगा कौन, चैडविक। कौन हो जाएगा? चैडविक। इस तरीके से हम इसको याद कर लेते हैं, ठीक, याद रहेगा हमको कि ईट पर नाच, इलेक्ट्रॉन, थॉमसन, प्रोटॉन, रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन, चैडविक। पर कभी अगर यही आ जाए प्रश्न कि भाई खोज किसने की, तो और गोल्डस्टीन ऑप्शन में है, तो हम प्रोटॉन की खोज किसको लगाएंगे, गोल्डस्टीन। ठीक है, लेकिन नामकरण किसने किया है, रदरफोर्ड ने। नाभिक की खोज किसने की है, रदरफोर्ड ने। किसने की है, रदरफोर्ड ने। परमाणु का वर्तमान में कौन किसका मॉडल मान्य है, नील्स बोर का। इलेक्ट्रॉन का विन्यास किसने समझाया है, नील्स बोर ने। परमाणु में कहां मिलेंगे इलेक्ट्रॉन, पता, इलेक्ट्रॉन का सही पता बताया किसने, नील्स बोर ने। किसने बताया, नील्स बोर। ये यहां तक क्लियर है आप लोगों को? अब देखिए, हमने कहा कि साहब नाभिक में क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पर इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाते हैं, बाहर। प्लस चार्ज किस पे होता है, प्रोटॉन पर। माइनस चार्ज किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पर। न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, कोई चार्ज होता है। सबसे ज्यादा द्रव्यमान काय का होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है। ठीक है, आवेश किस किस पे बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर आवेश बराबर होता है, पर आवेश विपरीत होता है। कैसा होता है, विपरीत। बराबर होता है पर कितना होता है, विपरीत। एक एक है, एक एक है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ ये होता है आवेश इलेक्ट्रॉन पर, और यही होता है काय पे, प्रोटॉन पर। ठीक है, आवेश हमने पढ़ा था, याद आ रहा है आपको, आवेश 1.6×10⁻⁻⁹ ये आवेश होता है, काय पे होता है, प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन पे होता है प्लस में और इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस में। ठीक है, न्यूट्रॉन पे होता है 0। क्लियर बात समझ में आ गई आप लोगों को? कोई यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब भाई यहां से थोड़ी सी हमने कहा कि सारा वजन कायम है प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, इसलिए इलेक्ट्रॉन बाहर परिक्रमा लगा रहा है। पर बात यहां आती है कि ये परिक्रमा लगा रहा है तो ये अपनी ऊर्जा को खर्च करेगा, जो मैक्सवेल ने कहा है वैसे, तो ये खर्च करेगा, इसकी ऊर्जा एक दिन पूरी खर्च हो जाएगी, ये कायम गिर जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा, क्योंकि नाभिक इसको खींच लेगा अपनी तरफ, उसके पास द्रव्यमान ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, परमाणु स्थिर होता है। क्योंकि जब तक हम किसी परमाणु को बाहर से कोई ऊर्जा नहीं देंगे, क्या होता है, नील्स बोर ने यह बताया कि परमाणु के बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर परिक्रमा करते हैं, लेकिन उसने बताया कि परिक्रमा करते हैं कक्षाओं में। कायम करते हैं अलग अलग कक्षाओं में, जैसे कक्षा 1 2 3, इसे हम कहते हैं के एल एम एन। कक्षाओं के क्या होते हैं, नाम होते हैं। कक्षाओं क्या होते हैं, नाम होते हैं। वो कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं, कक्षा के अंदर भी उपकोष में परिक्रमा करते हैं, है ना। तो हम आगे इसको पढ़ेंगे, इसे बोलते हैं क्वांटम थ्योरी। लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए, कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। इलेक्ट्रॉन जब अपनी कक्षा में होता है, अपनी कक्षा में होता है, तो वह ना तो ऊर्जा को ज्यादा, उसे जो ऊर्जा है उसी में उसका काम चलता रहता है। और परमाणु कैसा रहता है, स्थिर रहता है। कैसा रहता है, स्थिर रहता है। जब वो कैसा है, स्थिर अवस्था में है,
तो उसके परमाणु अपनी ही कक्षा में परिक्रमा करते हैं। लेकिन जैसे ही मैं अगर परमाणु को रगड़ दूं, परमाणु को तापमान दे दूं, परमाणु को विद्युत करंट दे दूं, तो उसको तत्व को, उस पदार्थ को या उस परमाणु को एक्स्ट्रा ऊर्जा मिलती है। जब ऊर्जा एक्स्ट्रा मिलती है, एक्स्ट्रा ऊर्जा मिलती है, तो उसके परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर हैं उनमें हलचल पैदा हो जाती है। ध्यान रखना, ये दोनों बीच में बैठे हैं, ये वजनदार आदमी है, इनमें कोई हलचल नहीं होती, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। चक्कर कौन लगा रहा है? केवल इलेक्ट्रॉन। कौन लगा रहा है? तो जो भी उठापटक होगी वो किसमें होगी? केवल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ही उठते गिरते हैं। जैसे ही मैंने हाथों को रगड़ा, रगड़ने से मेरे हाथों के इलेक्ट्रॉनों में हलचल पैदा हो गई। जैसे मैंने इसको रगड़ा तो इसके इलेक्ट्रॉन में हलचल पैदा हो गई, और इसमें हलचल पैदा हुई तो फिर इसमें आवेश पैदा हो गया। मतलब मैंने इसको क्या दिया है? एनर्जी दी है। क्या दिया है? ऊर्जा दी। तो ये कहा जा रहा है कि जब भी किसी परमाणु इलेक्ट्रॉन को हम जो है ऊर्जा देते हैं तो वह अपने से ऊपरी कक्षा में पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाएगा? ऊपरी कक्षा में परिक्रमा करने लगता है। मतलब इसको ऊपर कक्षा के जाने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा ऊर्जा चाहिए थी, जो हमने बाहर से दे दी। अब ये जब तक ऊर्जा मिलेगी तब तक ये घूमता रहेगा, और जैसे ही से ऊर्जा मिलना बंद होगी तो ये इसकी अपनी वापस कक्षा में आ जाएगा। आपने देखा हो कभी हम कोई लाइट जलाते हैं, कोई इमरजेंसी, कोई आपने हैलोजन जलाई हो, चटकनी चटका दी मैंने तो उसमें लाइट जल गई, लेकिन चटकनी बंद करते हैं एकदम लाइट नहीं बुझती है, थोड़ी देर तक, हल्की देर तक वो वह लाल लाल पीली पीली सी बना रहता है, क्योंकि वो एकदम थोड़ी ना बम उड़ जाएगा। जैसे ऊर्जा खत्म होगी इसमें अपनी कक्षा में वापस आ जाएगा। बात सही में आ रही? जब इलेक्ट्रॉन अपने से उच्च कक्षाओं में पहुंचता है तो वह ऊर्जा को ग्रहण करता है। बाहर से क्या करता है? ऊर्जा को ग्रहण करता है। और जब अपने से निम्न कक्षा में पहुंचेगा तो कुछ ऊर्जा को त्याग देता है। कुछ ऊर्जा को क्या कर देता है? त्याग देता है। आगे बात सही में? ऊर्जा उसी कम हो गई तो कायम पहुंच गया निम्न कक्षा में, लेकिन यहां रहेगा नहीं, वहां जैसे उसे मौका मिलेगा अपनी ऊर्जा वापस लेगा और अपनी कक्षा में वापस आ जाएगा। ना इसमें रहेगा ना इसमें रहेगा, वो कहां रहेगा? अपनी ही कक्षा में रहेगा। अब किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यही समझाया है किसने? नील्स बोर ने। किस कक्षा में होंगे, कक्षा में किस उपकोष में होंगे, उपकोष में है ना किस तरीके से परिक्रमा कर रहे होंगे, ये सब समझाया है नील्स बोर ने। आपको बात सही में आ गई? अब चलिए थोड़ी सी हम आगे बात करते हैं। जब हम ये पूरी कहानी समझ गए तो हम थोड़ी सी आगे चलते हैं और बात करते हैं कि ये अब क्लियर हो गया साहब कि हमारा एक परमाणु है, एक परमाणु है, ठीक है, या परमाणु का बना देता हूं मैं नाभिक। ये परमाणु का नाभिक है, और इसके बाहर परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं। अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, अंदर हम जानते हैं क्या होता है भाई? अंदर हम जानते हैं एक तो होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। बाहर हम जानते हैं क्या होता है? बाहर हम जानते हैं हमारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इसमें परिक्रमा कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये परिक्रमा कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक ठीक। अब हमने कहा तो ये जो परमाणु है ये है तो पूरा परमाणु, उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? तो अब परमाणु का एक संख्या होता है, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या क्या होता है? तो याद रख लेना, परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या कहते हैं परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु में प्रोटॉन, परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या होता है? किसी भी परमाणु की संख्या किसे कहते हैं? परमाणु में उसके प्रोटॉनों की संख्या। ये कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? जितने इसमें प्रोटॉन होंगे वही कहलाएगा परमाणु संख्या। अब हम दूसरी चीज समझते हैं, जो किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं ठीक उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात समझ में आ रही है? किसी परमाणु की परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर क्या होता है? उसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या। और प्रोटॉन की संख्या मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या। जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है उतनी ही उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या ही होती है। समझ गया मेरी बात? जैसे मैंने कहा कि ये साहब एक तत्व है, जिसे मैंने कह दिया कार्बन। क्या कह दिया? कार्बन।
कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन कितने हैं साहब? 6 हैं। कितने? तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 6 होंगे। कितने होंगे? 6 होंगे। बात सही में आ रही है आपको? क्लियर हो गया ना? तो प्रोटॉन की संख्या को हम क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। क्या कहते हैं भाई? प्रोटॉन की संख्या को हम परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक। अब परमाणु संख्या को हम जेड से दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? जेड से। क्या दर्शाते हैं? जेड से। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, दूसरा होता है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान, या मैं कह सकता हूं द्रव्यमान संख्या। क्या कहता हूं मैं? द्रव्यमान संख्या, या हम कह सकते हैं परमाणु भार। क्या कह सकते हैं? परमाणु भार। परमाणु भार। परमाणु भार। एटॉमिक मास। क्या कह सकते हैं? एटॉमिक मास। बात सही में आ रही है? एटॉमिक मास क्या होता है? किसी भी परमाणु में परमाणु संख्या जो है, हमने कहा द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। क्या कह रहा हूं? P और N को जोड़ दोगे तो क्या निकल आएगा? परमाणु संख्या। अकेला P क्या था? परमाणु संख्या। समझ गए? प्रोटॉन न्यूट्रॉन जोड़ो तो क्या है? द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। परमाणु भार किसे कहते हैं? एटॉमिक मास किसे कहते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है? परमाणु भार। समझ रहे हैं मेरी बात? और अकेला प्रोटॉन है तो क्या है? एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। और जितने परमाणु संख्या है उतने ही उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन। यानी जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने कहा आपसे कि जैसे मैंने लिया था कार्बन। क्या लिया था? कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक हमने लिख दिया जेड, और परमाणु भार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? परमाणु भार ज्ञात करना है। ठीक है। देखो, हमेशा सी क्या है? संकेत। जिस भी पदार्थ का परमाणु क्रमांक परमाणु भार लगा। जेड क्या है? परमाणु नंबर। और ए क्या है? परमाणु भार। क्या है? परमाणु भार। हमेशा परमाणु क्रमांक नीचे लिखा जाता है, परमाणु भार ऊपर लिखा जाता है। याद ऐसे रख लेना, जैसे मैंने कहा आपसे कि देखिए, आप ध्यान समझिए कि परमाणु क्रमांक इसका मुझे पता है। कितना है? परमाणु क्रमांक 6 है। क्या है? परमाणु सी परमाणु क्रमांक कितना है? 6। कितना है? 6। ठीक है। अब परमाणु क्रमांक तो मुझे पता था, अच्छी बात है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है? 6 है। क्योंकि जितने परमाणु संख्या मतलब क्या होती है? प्रोटॉन। क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं। मतलब इसमें मुझे क्या मालूम चल गया? कितने प्रोटॉन है? चला कि नहीं चला? अब जितने प्रोटॉन होते उतने क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो मुझे ये भी मालूम चल गया कि उस कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन का मालूम चल गया तो इलेक्ट्रॉन को मैं भर भी लूंगा, लेकिन मुझे ज्ञात करना है परमाणु भार। क्या ज्ञात करना है? परमाणु भार। तो परमाणु भार जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ होता है। क्या होता है? क्योंकि वजन दोनों में होता है, दोनों भारी है, इसलिए कहाँ है? बीच में है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो परमाणु क्या आ जाएगा? भार आ जाएगा। सही में आ रही मेरी बात? सामान्यतः हम जो सिस्टम हमारी आवर्त सारणी में चलते हैं, हम केवल परमाणु भार परमाणु क्रमांक याद करते हैं। क्या करते हैं? परमाणु क्रमांक। परमाणु भार हम याद नहीं करते हैं। परमाणु भार सामान्यतः परमाणु क्रमांक का दुगना होता है। कितना होता है? दुगना। पर एकदम दुगना नहीं होता। जैसे मैंने कहा 6 अगर परमाणु क्रमांक है कार्बन का, तो ये कितना हो जाएगा? परमाणु भार 12। कितना हो जाएगा? 12। सही में आ रही मेरी बात? कितना हो जाएगा? 12। लेकिन हो सकता है ये 7 है तो ये 7 दूनी 14 ना हो गया, 13 हो जाए या 15 हो जाए। बात समझ ना मेरी? एकदम बराबर, एकदम दुगना नहीं होता, लगभग होता है। क्या होता है? लगभग होता है। समझ में आ रही क्या मेरी बात? परमाणु भार सामान्यता पेपर में नहीं पूछते। क्या पूछा जाता है? परमाणु क्रमांक। इसलिए आपको मैं क्या याद करवा रहा हूं? परमाणु क्रमांक याद करवा रहा हूं कि सबके परमाणु क्रमांक याद कर लो, क्योंकि परमाणु क्रमांक से ही तो हम इलेक्ट्रॉन का विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को परमाणु में भरेंगे। ठीक है। या जो भी रासायनिक क्रिया होगी, जो भी रासायनिक बॉन्ड बनेंगे, बंध बनेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी, तो वो सब काय के हिसाब से होंगी? इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। क्या के हिसाब से होंगे?
इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, जो परमाणु भार है यानी कि जो प्रोटॉन की संख्या है वही तो क्या है, इलेक्ट्रॉन की परमाणु क्रमांक याद करने से हमें उस तत्व का इलेक्ट्रॉन की संख्या मालूम चल जाती है। क्या चल जाती है, बात सही में आ रही है। अब परमाणु भार ऊपर लिखा जाता है और परमाणु क्रमांक नीचे लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि हम हमेशा वजन काय पे रखते हैं, मूड पे, तो भार काय पे हो गया, मूड पे। और जूता क्या नंबर पहनते हैं, नंबर, एटॉमिक नंबर कहाँ पहनते हैं, पाँव में नीचे, ठीक है, ऐसे याद कर लेना, याद होना चाहिए आपको कैसे भी करके, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। परमाणु भार, परमाणु क्रमांक क्लियर है ना आपको, ठीक है, याद रहेगा ना। परमाणु भार किसे कहते हैं बताओ, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, प्रोटॉन की संख्या। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हर तत्व का अपना अपना परमाणु भार और परमाणु क्रमांक होता है। इसी से फिर हम आगे समझते हैं समस्थानिक और समभारिक। समस्थानिक और समभारिक, देखो जो आवर्त सारणी है, अभी तक खोजे गए तत्व कितने हैं, 118। कितने हैं, 118। 118 तत्वों को हमने आवर्त सारणी में जमाया है। आवर्त सारणी बनाई थी मेंडलीफ ने। किसने बनाई थी, मेंडलीफ। और उसने जमाया है पहले हाइड्रोजन, फिर हीलियम, लिथियम, इस तरीके से जमाया, बोरेलियम, बोरोन, है ना, इस तरीके से उसने जमाया है। तो वो काय के आधार पर जमाया है, परमाणु क्रमांक के आधार। क्या के आधार जमाया है, परमाणु क्रमांक के आधार। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, इस तरीके से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ऐसे कितने तक पहुंचा है वो, 118। क्लियर ना। हाँ वो सब तो मैं याद करवाऊँ, चिंता मत करो, कम से कम 30 से 35 तक लगातार क्रम से आपको याद करना पड़ेगा। 30 से 35 तक, 30-35 तक याद कर लेते तो हमारा काम चल जाता, उतने में हमारा काम चल जाता है, क्योंकि हमें इनसे ही काम पड़ता है ज़्यादा। 30-35 तक आपके नोट्स में दिए, जितने याद कर लोगे तो ही आपका पूरा काम हो जाएगा, तो पूरी केमिस्ट्री काम हो जाएगा आपका। अगर इतने याद नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो भाई पढ़ना बंद कर दो, घर जाओ, गंजे भैंस चराओ, है ना, लीपा पोती करो। तुम क्या कर रहे हैं बताओ तुम। अब ये तो मैं कह रहा हूँ, देखो अब देखना तुम, हमने जो पढ़ाया है जरा हम उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं, देखिए क्या आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, देखो अणु और परमाणु में क्या अंतर है। देखो हमने कहा सबसे छोटा कण क्या होता है, परमाणु, ठीक है, परमाणु। और जब दो या दो से अधिक परमाणु मिल जाते हैं तो एक बनाते हैं अणु। क्या बनाते हैं, अणु, ठीक है। और जब अणु मिलते हैं तो बनता है पदार्थ। क्या बनता है, पदार्थ। आप नुक्ति के लड़ुआ से तुलना कर सकते हो, सबसे सरल उदाहरण वही है ना। नुक्ति बनी काय से है, बेसन से। तो बेसन के कण मिले क्या बनी, नुक्ति, और नुक्ति को अपन ने इकट्ठा कर दिया तो क्या बन गया, लड़ुआ। तो लड़ुआ पदार्थ है, नुक्ति अणु है, और बेसन परमाणु। समझ गया क्या मेरी बात, सिंपल सी बात। परमाणु यानी एटम किसी तत्व का वह सूक्ष्म कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेता है, परमाणु लेता है ना। और परमाणु कैसे लेता है, कि उसके इलेक्ट्रॉन कम होंगे या फिर ज्यादा होंगे। क्योंकि नील्स बोर ने यह समझाया है हमको कि परमाणु की बाहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कोषों में पाए जाते हैं। और हर जो वरी है वो कह रहा है कि भाई हर इलेक्ट्रॉन्स ये चाहता है कि उसकी बाहर की जो कोष है उसमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितने चाहिए, समझ रहे हैं मेरी बात। 8 इलेक्ट्रॉन वो क्यों चाहता है, क्योंकि वह अपने आप को स्थिर करना चाहता है। स्थिर तभी हो पाएगा जब उसके बाहर के कक्षा में कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन से कम है या फिर ज्यादा है, 8 से ज्यादा होंगे नहीं, 8 से कम होंगे इलेक्ट्रॉन, तो 8 हो गए तो फिर तो कौन हो जाती है। 8 इलेक्ट्रॉन जब हो जाएंगे तो वह स्थिर हो जाएगा। अब निर्भर करता है कि उसके पास कितने हैं। 4 से कम है तो वो उनको दे देता है, जिससे कि उसका निचला कक्ष कोष में 8 रह जाते हैं। 4 से ज्यादा है तो वो ले लेता है। जब देता है या फिर लेता है तो उसी के हिसाब से उस पर धन और ऋण आवेश आता है। जो देने वाला होता है वो दाता है, वो प्लस में रहता है। जिसके पास 4 से कम होंगे वो देगा, तो वो हमेशा क्या होता है, धन आवेश। क्या होता है, और जिसके पास 4 से ज्यादा होते हैं, 5, 6, 7 हैं, तो 7 है तो 1 ले लेगा, 6 है तो वो 2 ले लेगा, 5 है तो वो 3 ले लेगा। समझ रहे हैं मेरी बात।
उसे करने कितने हैं पूरे 8। 7 हैं तो एक और ले लेगा तो 8 हो जाएंगे, 6 है तो एक और 2 ले लेगा तो 8 हो जाएंगे। तो जो लेता है वो आता है ऋणावेश। क्या आता है? ऋणावेश। ये देने लेने की प्रक्रिया से ही रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। अब कभी कभी देने लेने की कंडीशन नहीं होती तो हम साझा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? साझा। तब भी रासायनिक क्रिया अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि साहब Na और Cl को मिला दिया, Na और Cl को मिलाया हमने तो क्या बना भाई? Na हम जानते हैं क्या होता है? सोडियम, और प्लस हमने क्या क्या दिया? Cl, क्या है? कैल्शियम। अब इसमें भाई अभिक्रिया करेगा कौन? क्लोरीन और सोडियम आपस में क्रिया करेंगे तो इनके परमाणु क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? परमाणु। और परमाणु में भी कौन क्रिया करेगा? इलेक्ट्रॉन। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो कहीं जाते आते नहीं है, वो तो बीच में बैठे रहते हैं। कहाँ बैठे रहते हैं? बीच में। अब हमको ये पता नहीं है अगर किसी भले आदमी को कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 11 और इसका कितना है? 17, तो आप किसी प्रकार की अभिक्रिया नहीं कर पाओगे। समझ रहे हैं मेरी बात? कब कर पाओगे? जब आपको परमाणु क्रमांक याद होंगे। इसलिए मैंने कल भी आपसे कहा था कि परमाणु क्रमांक पूरे याद कर लेना। फिर तुम लोग सुनते हैं नहीं हो, तुम लोग समझते हो कि सब ऐसे ही हो जाता है। अब बताओ मैं 17 11 बताऊं? क्या मैं ये बताऊं कि भाई इसमें हम पहली कक्षा में भरते हैं 2, दूसरी कक्षा में भरते हैं 8, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 हो गए। 2 और 8 10। अब कितना बचा? 1। तो लास्ट कक्षा में कितना बचा? 1 बचा। किसकी में? सोडियम की में। ऐसे ही हमने कहा कि साहब क्लोरीन की कितने हैं? 17, तो पहली में भरे मैंने 2, दूसरी में भरे मैंने 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर कितने बचे? 7 बचे। 1 2 3 4 5 6 7। इसे कितना चाहिए? 1। इसके पास कितना ज्यादा है? 1। अगर 1 को छोड़ देगा तो इसकी में 8 बचेंगे, और अगर ये 1 को ले लेगा तो इसकी में कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो ये दोनों क्या कर लेंगे? आदान प्रदान। क्या कर लेंगे? इसके पास +1 है, एक्स्ट्रा 1 है, इसके पास -1 है। इस पर Na पर प्लस चार्ज है, माइनस पर Cl पर माइनस चार्ज है। लेकिन तुम कर कब पाओगे? जब तुम्हें परमाणु क्रमांक याद होंगे। वो परमाणु क्रमांक कितने याद करना? 30 35 तक ही तो याद करना। मैं ज्यादा कब कह रहा हूं कि तो बहुत याद कर लो तुम। मैं कल पूछूंगा, कल जिसको भी याद नहीं है उसकी मैं हड्डी पसली तोड़ दूंगा, एक कर दूंगा मार मार के। ध्यान सुन लेना, क्योंकि तुम इसके बिना कुछ कर नहीं पाओगे। ये सड़ी सड़ाई चीज हैं, ये नोट्स में दिए हुए हैं, है ना? सबके याद कर लेना ऑक्सीजन कितना कितना है। तो ये क्या कह रहे थे? देखो ये कह रहे थे कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। कौन? परमाणु। अब किसने किसी खोज की? समझा दिया मैंने अब आपको। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की। किसने की? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने या गोल्डस्टीन। रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन की चैडविक। न्यूट्रॉन की याद हो गया ना? अब बात करते हैं अणु की। तो हमने कहा साहब क्या है, कोई भी परमाणु स्थिर तभी रहेगा जब उसके 8 पूरे हो जाएंगे। क्या है? 8 पूरे हो जाएंगे। अब 8 पूरे करने के लिए तो किसी बाहर के से लेगा देगा, या साझा करेगा, या फिर वो अपने ही 2 परमाणु आपस में मिल जाएं, साझा कर लें, इकट्ठे हो जाएं, तो वह क्या बन जाएगा? अणु। क्या बनेगा? अणु। देखो मैंने कहा कि साहब हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से क्रिया की, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से क्रिया की, तो H2O पानी बन गया। क्या बन गया? पानी बना, पानी। लेकिन मुझे बताओ, क्या वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन रहा? नहीं रहा। क्या वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन रहा? नहीं रहा। लेकिन अब ऑक्सीजन को ऑक्सीजन भी रहना है और 8 भी पूरे हो जाएं, तो वो क्या कर लेगा? आपस में ही 2 ऑक्सीजन के अणु क्रिया कर लेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? अब हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। कितना होता है? 8। जानते हैं? जानते हैं ना? ये जानना पड़ेगा। नहीं जानोगे तो फिर कैसे करोगे? इसलिए कल याद करने दिए थे, बार बार कह रहा हूं। तो 8 है तो भरूंगा कैसे? कि पहली में 2, दूसरी में कितने बचे? 6। यानी ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, इसके में बाहर के में 6 हैं, तो ये स्थिर तो रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि कितने चाहिए? 8। अब 8 चाहने के लिए इसे कुछ ना कुछ जुगाड़ तो लगाना पड़ेगा। लगाना है नहीं लगाया? बताओ क्या जुगाड़ लगाएगा भाई? कुछ भी करे, कैसे भी करके 2 लेके आए,
तो ये क्या काम करता है, एक और दूसरा ऑक्सीजन ले लिया हमने, तो इसके में भी भीतर के में 2 हैं और बाहर के में कितने हैं, 6 हैं। तो ये क्या करेंगे, ये 2 आपस में साझा कर लेंगे। क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड इनमें बन जाएगा। इसे बोलते हैं सहसंयोजी बंध। जब इसने दोनों ने साझा कर लिए तो ये चारों कैसे हैं, कॉमन हैं। तो इसके 6 के 6 थे, 2 इसके मिला लिए तो कितने हो गए, 8। इसके पास 6 थे, 2 इसके मिला लिए तो कितने हो गए, 8। दोनों के 8 8 हो गए, दोनों क्या हो गए, स्थिर हो गए। इसलिए ऑक्सीजन को हमेशा क्या कहते हैं हम, O2। क्या लिखते हैं, O2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, O2। समझ रहे हैं मेरी बात। तो ऑक्सीजन क्या हो गया, स्थिर हो गया। अब आप कहोगे अकेला ऑक्सीजन मिल जाए, ओ अकेला, ओ कभी नहीं मिलेगा, ओ अकेला कभी नहीं मिलेगा। जब भी रहेगा तो O2 के फॉर्म में रहेगा। क्या फॉर्म में रहेगा, O2 के फॉर्म में। समझ गया मेरी बात। अब O2 मतलब क्या, ऑक्सीजन के 2 अणु, 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु। ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिला, O अकेला क्या था, परमाणु, और O2 क्या है, अणु। बात समझ में आ रही है, O2 क्या है, अणु। भाई जिसके में 8 पूरे हैं उसे कोई दिक्कत नहीं है। 8 केवल लास्ट वाले में होते हैं पूरे। किस किस में होते हैं, 8 किस किस में होते हैं, ऑर्गन में, क्रिप्टॉन में, जिनॉन में, हीलियम, लास्ट के जिन्हें नोबल गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, नोबल गैस। आवर्त सारणी का जो लास्ट का 18वां वर्ग रहता है ना हमारा, उसमें होते हैं कौन से, नोबल। अब आवर्त सारणी में आपको पढ़ाऊंगा, आप अभी घबराओ मत। मैं आपकी पूरी आवर्त सारणी बोर्ड पे लाके समझाऊंगा कि कहाँ पर क्षारीय धातु हैं, सिक्का धातु हैं, है ना, कौन कौन से नोबल गैस हैं, कौन से वर्ग में क्या है, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, धातुएं किस तरफ हैं, अधातुएं किस तरफ हैं, उपधातुएं किस तरफ हैं। ये सब हमारे आगे आने वाले टॉपिक हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कठिन तो कुछ नहीं है, आप लोग बस पढ़ते नहीं हो। पढ़ना शुरू कर दोगे तो सब सरल है। क्लास रोज आना शुरू कर दोगे तो सब सरल है। डेली क्लास में जो पढ़ा है उसे घर पे पढ़ना शुरू कर दोगे तो सब सरल है। और आपको ये नहीं करना है तो फिर कठिन है, कठिन था, कठिन कठिन में ही मर जाओगे। और भगवान से जाकर कहोगे तुमने केमिस्ट्री क्यों बनाई थी, हमको याद ही नहीं हुई, हमको समझ ही नहीं आई। अरे काहे आएगी जब पढ़ोगे नहीं तो कैसे आएगी, समझोगे नहीं तो कैसे आएगी। तो क्या कहें, देखो अणु किसे कह रहे हैं, अणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। अब बताओ ये O2 फॉर्म में है तो ये क्यों भाग लेगा, भाग कब लेता है, जब 8 से कम हो तब भाग लेगा ना। जब 8 पूरे हो, मुझे बताओ Na के पास हमने कहा साहब 11 थे तो उसके बाहर कक्षा में एक एक्स्ट्रा था। अगर वो एक होता ही नहीं है एक्स्ट्रा, मुझे जितना चाहिए उतना मेरे पास है, उतने पैसा मेरे पास है, उतना कपड़ा मेरे पास है, उतनी गाड़ी घर द्वार मेरे पास है, तो मैं किसी की तरफ क्यों जाऊंगा, किसी के पास क्यों आऊंगा, मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। समझ गए। तो आपके किसी से कोई संबंध है तो इसीलिए है कि आपको उनसे कुछ लेना है या किस देना है। पैसे नहीं हो सकता किसी को, भैया भावनात्मक अटैचमेंट होता है तो उसे प्यार की कमी है, उसके अंदर नहीं है, वो किसी और से ले रहा है या किसी को दे रहा है, एक्स्ट्रा प्यार है, फैल रहा है तो किसी को दे रहा है, पैसा ज्यादा है तो ये तो लेगा या देगा। भाई संबंध बनते ही तब हैं जब कुछ लेना देना हो, ठीक है। और ना लेना देना हो तो फिर तो हम सन्यासी हैं, अपने आप में पूर्ण है, शून्य, एक ओमकार, एक है ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मेरे अलावा दुनिया में कुछ ही नहीं है। सर्व खलबदम ब्रह्म, सब तरफ मुझे ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आता है। कौन कह रहा है, शंकराचार्य। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना अणु समपरमाणविक अणु कहलाता है। जैसे कि O2 क्या था, समपरमाणविक। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना अणु क्या कहलाता है, समपरमाणविक, है ना। होमो ऑटोमिक, समपरमाणविक। जैसे कि O2, H2, N2, ये सब क्या है, समपरमाणविक, आपस में ही क्रिया कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा विभिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर बना बड़ा, अगर अलग अलग चीजें मिली हैं तो अणु तो वो भी होगा। जैसे मैंने कहा साहब CH4 कह दिया आपसे, क्या कह दिया, CH4, तो मीथेन गैस हो गया। लेकिन वो मीथेन गैस का एक अणु क्या कहलाएगा, CH4। क्या कहलाएगा, देखो आप देखो, मैंने कह दिया आपसे CH4 कह दिया। अब CH4 कह दिया, मतलब ये मीथेन गैस का एक अणु है। क्या है, एक अणु है। इसमें परमाणु काय के हैं, कार्बन के और हाइड्रोजन के। क्या के हैं भैया, देख रहे हैं आपको। अच्छा आप लोग जानते हैं ना कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। कितना होता है, हाइड्रोजन एकमात्र तत्व है जिसके नाभिक में क्या नहीं होता,
न्यूट्रॉन नहीं होता। क्यों नहीं, क्या नहीं होता, समझ गए? तो अब मैं बताओ, एक बताओ, हाइड्रोजन है, जैसे हाइड्रोजन का मैंने कहा परमाणु क्रमांक, क्या कहा मैंने कहा परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक। अब परमाणु क्रमांक आप जानते हैं का जितना प्रोटॉन होता होता है क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है कि नहीं होता? भाई परमाणु क्रमांक मतलब क्या, प्रोटॉन की संख्या। अभी समझा कि नहीं समझा है मैंने आप लोगों को? तो मतलब इसका परमाणु क्रमांक कितना है, मैंने कहा साहब एक है। कितना है, एक। तो परमाणु भार इसमें कितना होगा भाई, दो होने चाहिए। परमाणु भार क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। भाई इसमें अगर, अब इसमें है ही नहीं है, क्योंकि अगर परमाणु क्रमांक क्या होगा, दो तब होगा जब इसमें क्या होगा, एक न्यूट्रॉन और होगा। है ही नहीं है, इसलिए इसका परमाणु क्रमांक भी एक होता है हाइड्रोजन का, और परमाणु भार भी एक होता है। याद रख लेना, पर हाइड्रोजन ऐसा एक तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, न्यूट्रॉन नहीं होता। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात सुनो, जितना परमाणु क्रमांक होता है वह प्रोटॉन की संख्या है, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप देखो ये CH4 लिखा है आपके सामने, लिखा है, तो भाई CH4 मतलब C कितना है, एक, और H कितने हैं, 4, 14 आएंगे, 4 आएंगे, 4। ठीक है, अब मुझे बताओ C का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। कितना होता है, ये तो याद करना पड़ेगा बार बार। क्या अपने समझ में आ रही होगी परमाणु क्रमांक कितना जरूरी है? क्योंकि अगर आपको पता है कि C का परमाणु क्रमांक 6 है, तो इसकी बाहर की कक्षा में 2 और लास्ट बाहरी कक्षा में 4। कितने हो गए, 4 हो गए। लेकिन कितने चाहिए इसको, इसको 4 और चाहिए, तब जाके इसकी कक्षा पूरी होगी। या तो 4 को छोड़ दे या 4 को ले ले, इसके पास दोनों चीजें बराबर में, दोनों काम बराबर के हैं। जितना छोड़ने में घाटा उतना लेने में घाटा, तो वो जो भी कर ले। अब उसके पास आ गया क्या, अब उसके पास आ गया हाइड्रोजन। क्या आ गया, ये हाइड्रोजन था, इसके पास कितना था, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, इसके पास भी कितना है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, इसके पास भी कितना है, एक, और एक हाइड्रोजन यहाँ है, इसके पास भी कितना है, एक। तो बताओ भाई, देखो इसने इसे साझा कर लिया, ये साझा हो गया, ये साझा हो गया, ये साझा हो गया, ये साझा हो गया। मुझे बताओ पहली कक्षा में कितने होते हैं, 2। कितने होते हैं, 2। हाइड्रोजन को कितना चाहिए, हाइड्रोजन के पास एक तो ऑलरेडी है ही ना, कितना और चाहिए, एक और कार्बन कितने चाहिए, 4। कितने चाहिए, 4 चाहिए, 4। देखो हाइड्रोजन ने एक था, एक इससे साझा कर लिया, इसके पास कितने हो गए, 2 हो गए, इसके पास भी 2 हो गए, इसके पास 2 हो गए, इसके पास 2 हो गए, तो हाइड्रोजन का काम पूरा हो गया। अच्छा इसके पास 4 तो थे, इसने 4 एक एक से और ले लिए, तो इसके पास भी कितने हो गए, 8 हो गए। तो अब इस प्रकार से इनमें क्या हो गया, रासायनिक बंधन हो गया। क्या हो गया, रासायनिक बंधन। आ रही बात सही में? अब भाई इसमें मैंने कौन सा गुणा भाग लगाया, कुछ भी नहीं किया मैंने कह दिया कि भाई सबने अपनी कक्षा पूरी कर ली। तो C 1 है, C 1 है, H 4 है। क्यों है, क्यों है, क्योंकि पता है हमको कि सबके हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और कार्बन का 6। कार्बन की भारी कक्षा में 4, उसको 4 और चाहिए थे, उसने 4 से एक ले लिया। और हाइड्रोजन के पास 1 था, एक सभी ने 4 हाइड्रोजन एक साझा उससे कर लिए। बात आई सही में? आ रही कि नहीं आ रही? तो आ रही है, बिल्कुल सिंपल सा काम था। लेकिन ये पता, ये तो बहुत आगे की चीज है, रासायनिक बंधन बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड, सहसंयोजी बॉन्ड। लेकिन आपको लग रहा है कठिन है क्या? लेकिन ये चीजें बच्चों को बड़ी कठिन लगती हैं। क्यों कठिन लगती है? क्योंकि परमाणु क्रमांक पता नहीं है। क्या तो पता नहीं है? परमाणु क्रमांक पता होगा तुम कुछ भी कर लोगे, परमाणु क्रमांक पता होगा तुम कुछ भी कर लोगे, परमाणु क्रमांक पता नहीं है तो फिर दिक्कत आएगी। अब बात ये कि साहब आप कह रहे थे कि NaCl को दे दिया और यहां पर तो साझा कर लिया, ऐसा क्यों हुआ? उसने साझा क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा था, उसे साझा करने के लिए एक अगर साझा कर भी लेता तो उसके पास 2 हो जाते। कितने हो जाते? 2। तो 2 से तो काम चल नहीं रहा था। ऐसे ही Cl के पास 7 ज्यादा थे, वो अगर एक साझा कर भी लेता तो उसे कितने होते? 7 8 9 हो जाते, एक एक्स्ट्रा बढ़ जाता। साझा करता तो फिर 2 मिलते ना, सीधे साझा करते 2 मिलते, 7 तो थे ही पहले से,
फिर दो हो जाते तो फिर दिक्कत आ जाती। इसीलिए क्या किया उसने, अपना दे के काम खत्म कर दिया, हटाओ भाई अब मेरे पास 8 ही बचे, उसने एक ले काम खत्म कर लिया। ठीक है, जिनके देने से कक्षा पूरी हो जाए या लेने से पूरी हो जाए वो दे ले काम चला लेते हैं। अब देने लेने से कक्षा, अब देखो मैंने कहा कि अगर हाइड्रोजन अपना इसको दे देगा तो उसके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, निपट ही जाएगा। और ये अगर ले भी ले इससे हाइड्रोजन से तब भी से काम नहीं चलना। क्यों? क्योंकि उसके चाहिए कितने, 4 चाहिए इसको। सिंपल सी बात है। इसलिए बंध अलग अलग होते हैं। वो जो था ना NaCl में देना और लेना, उसे कहते हैं आयनिक बंध। क्या कहते हैं? और जो साझा करना होता है ये होता है सहसंयोजी बंध। एक और होता है उपसहसंयोजी बंध, मैं आगे पढ़ाऊंगा वो आपको, जब पढ़ेंगे वो बनता है ओजोन वगैरह में। तो ये क्या कह रहे हैं देखो, विभिन्न प्रकार के परमाणुओं में से मिलकर बना अणु क्या कहलाता है? विषम परमाणविक अणु कहलाता है। जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये H हाइड्रोजन, Cl क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। N2O नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अलग अलग अणु है कि नहीं है? सब में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अलग अलग अणु, परमाणु नहीं दिख रहे क्या भाई? H है, Cl है, N है, O है, C है, O है। इसलिए क्या कह रहा है? विषम परमाणविक। और ये क्या कहलाता? सम परमाणविक अणु। समझ में आए? अब देखिए आगे देखते हैं। तो ये इसमें जैसे ये दिया है, ये क्या है हमारा? परमाणु। परमाणु से मिलके क्या बन गया? अणु। ये अलग परमाणु, ये अलग परमाणु, ये क्या बन गया? अणु। अणु से मिलकर क्या बन जाएगा? तत्व बन जाएगा। अणु मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? तत्व। क्या बन जाता? तत्व। ठीक। परमाणु संरचना के केंद्रीय भाग को ठोस, परमाणु संरचना को समझते हैं। परमाणु का केंद्रीय भाग कैसा होता है? भारी धन आवेशित होता है। केंद्रीय भाग ये है इसका केंद्रीय भाग। और ये बाहर क्या परिक्रमा कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। अंदर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस या नाभिक कहते हैं। इसकी खोज किसने करी थी? रदरफोर्ड। नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है। नाभिक के चारों ओर ऋण आवेशित, कैसे आवेशित? ऋण आवेशित। ये इलेक्ट्रॉन है, इन पे कौन सा आवेश है? ऋण आवेश। परिक्रमा करते हैं। इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में परिक्रमा लगाते हैं। अपनी अपनी अलग अलग कक्षाएं होती हैं। बात नहीं करता, ध्यान से देख ले बेटा। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत आवेश होता है। हमने कहा 1.6 गुणा 10 की घात -19 आवेश को कायम नापते हैं कूलाम में। कायम नापते हैं कूलाम। इतना ही आवेश काय पे है? इलेक्ट्रॉन पर। इतना ही काय पे है? प्रोटॉन पर। समान है, पर इस पे ऋण है और इस पे धन है। क्या लिखा था? निश्चित कक्षा में क्या लगाते हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत आवेश होता है। समान है और विपरीत। डाल्टन ने सर्वप्रथम पदार्थों की रचना का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें पुनः विभक्त नहीं किया जा सकता। विभक्त मतलब तोड़ा नहीं सकता। इसलिए हमने क्या पढ़ा था कि डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया। छोटे छोटे कणों से परमाणु से कोई तत्व बना होता है, जिन्हें और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता। बाद में हमने समझा कि नहीं साहब तोड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रख लेना परमाणु को तोड़ भले दोगे पर जो चीज रहेगी वो किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का अकेला कोई काम है नहीं। परमाणु अपने आप में इकाई है, यूनिट है। यूनिट किसे कहते हैं? जो अपना काम खुद पूरा कर ले। तो परमाणु ही अपने काम पूरे कर सकता है। अकेला इलेक्ट्रॉन कोई काम नहीं कर सकता, अकेला प्रोटॉन अकेला न्यूट्रॉन कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है ना भाई? मैं ये कह दूं कि मेरा हाथ है, ये 5 उंगलियां मिलकर कुछ काम कर सकती हैं, लेकिन एक एक उंगली तोड़ दूं तो एक एक उंगली किसी काम की रहेगी क्या? कोई काम की नहीं रहेगी। ये हमने देख लिया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। परमाणु किसी रासायनिक तत्व का सबसे छोटा भाग जिसमें उस तत्व का समस्त विशिष्टता सुरक्षित है ना? पानी, शक्कर का कोई छोटे छोटा अणु ले लो, लगेगा क्या? वो मीठा है। लगेगा नहीं लगेगा? तो पानी का कोई छोटा छोटा कण ले लो, उसमें पानी के सभी गुण मौजूद हैं। लोहे का एक छोटा छोटा कण, उसमें लोहे के सारे गुण मौजूद। क्या कह रहे हैं कि परमाणु किसी रासायनिक तत्व का वह छोटे से छोटा भाग जिसमें उस तत्व की समस्त विशिष्टताएं सुरक्षित, परमाणु कहलाता है। परमाणु एक रासायनिक अस्तित्व होता है, उसका एक अपना क्या अस्तित्व होता है, अर्थात यह विभाज्य नहीं है। विभाज्य नहीं, तोड़ सकते हो लेकिन इसके तोड़ के फिर कोई अस्तित्व रहेगा नहीं।
प्रत्येक परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है। लेकिन आजकल तो हमने और भी बहुत से छोटे कण खोज लिए हैं, पॉजिट्रॉन, अब है ना, ऐसे बहुत से कण वही परमाणु के अंदर हमको मिले हैं। ठीक है, अणु हमने देख लिया किसी यौगिक का वह सूक्ष्म कण जिसमें यौगिक की समस्त विशेषताएं सुरक्षित होती हैं। अणु, अणु जो होता है का निर्माण कैसे होता है, परमाणु से होता है। ठीक है, देखिए पानी का अणु क्या है, पानी का अणु H2 और O दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? H कितने हैं, 2, O कितना है, ऑक्सीजन, बन गया। ये कैसा हो गया, विषम परमाणविक। अमोनिया का अणु क्या होता है, H कितने हैं, 3, NH3, NH3 क्या होता है, अमोनिया। ये क्या है, एथिल अल्कोहल, C2H5OH का सूत्र हो गया, शराब का, अल्कोहल का। C कितने हैं, देखो ये 2 हैं तो क्या लिख दिया मैंने, C2। H कितने, 1 2 3 4 5, H5, OH कितना है, 1 है तो लिख दिया OH। ये चीजें हमको कितनी कठिन लगती थी कि यार ये क्या है, याद ही नहीं हो रहा है फॉर्मूला, H2SO4 CH2H5OH, मूड दुखल लगता है लोगों का, अरे है कुछ नहीं है इनमें, ये तो कैसे कितने आराम से बन जाती हैं। बस हमको परमाणु क्रमांक पता हो, वो किसको किसको मिला रहे हैं, ये सिस्टम समझ में आता हो, तो केमिस्ट्री तो बहुत सरल है। मैथ वालों को फिजिक्स अच्छी लगती है, बायोलॉजी वालों को केमिस्ट्री अच्छी लगती है, क्योंकि मैथ वाले फिजिक्स में वहाँ भी जोड़ गुणा घटाना भाग और सब सवाल सॉल्व करने पड़ते हैं फिजिक्स में, इसलिए मैथ वाला फिजिक्स को प्रिय अच्छी लगती है। लेकिन जो बायोलॉजी वाला है उसको समझ में आता है पीएच मान और सब कुछ, हृदय मृदय की संरचना, रक्त का पीएच मान, तो उसे केमिस्ट्री अच्छी लगती है, केमिस्ट्री समझ लेता है ना। और हम एग्रीकल्चर वाले हैं तो हमको सब अच्छा लगता है, क्योंकि हमें सब एक जैसे ही आएंगे, या आएंगे तो सवरे आएंगे, नहीं आएंगे कुछ नहीं आ रहा। आर्ट वाले को भी क्या है, अब सब पहली बार पढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 4 जन पढ़ लो, सब बढ़िया है। कॉमर्स वाले का बेचारे सब बुरा होता है, उसका कुछ अच्छा नहीं होता, ना उसका साइंस अच्छा होता, ना उसका हिस्ट्री ज्योग्राफी अच्छा होता, ना उसका मैथ अच्छा होता, कुछ नहीं होता, क्योंकि वो तो बस खाते भरू करते हैं। एक परमाणु जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, अर्थात परमाणु आवेश रहित। क्या कहा, परमाणु आवेश रहित, परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जितना माइनस उतना प्लस, दोनों मिलकर कैसे हो गए, आवेश रहित, समझ गए, जितना दिया उतना ले लिया तो कुछ नहीं बचा, माइनस प्लस बराबर, माइनस प्लस बराबर, तो आवेश रहित मतलब उदासीन। परमाणु रासायनिक तत्वों की सूक्ष्म इकाई होती है, लेकिन उसका सामान्यतः अस्तित्व नहीं होता। किस तत्व के 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर एक पृथक और स्वतंत्र अस्तित्व का निर्माण करते हैं, जिसे कहते हैं अणु कहते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन O2 के रूप में, ठीक है, ऑक्सीजन 2 परमाणु मिलकर ऑक्सीजन के एक अणु का निर्माण करते हैं। आप दिख रहा है ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलते हैं, मिलते हैं कितने परमाणु, O+O बराबर क्या बनता है, O2। ठीक है, ओजोन में कितने मिलते हैं, 3 मिलते हैं, O3। अणु से ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। यदि परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो जाए तो परमाणु कैसा हो जाएगा, ऋण आवेशित। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए तो परमाणु कैसा हो जाएगा, ऋण आवेशित। तो कैसे हो जाएगा, अभी मैंने बताया था आपको, ध्यान सुनना, मैंने कहा था आपसे Na और क्या जुड़ा था, Cl। अभी मैंने इस पे कह दिया प्लस चार्ज, इस पे कह दिया माइनस चार्ज, क्योंकि इसमें कितने थे, 11 थे, इसमें कितने थे, 17 थे। अब 11 17 थे तो मुझे बताओ 11 क्या है, प्रोटॉन भी कितने हैं, 11। प्रोटॉन कितने हैं, 11 है कि नहीं प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए, 11 होने चाहिए। लेकिन जब एक ये दे देगा, एक क्या कर देगा, ये दे देगा। अच्छा मुझे बताओ प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है, भाई प्रोटॉन प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, दोनों कितने होने चाहिए, बराबर बराबर। तो कैसा रहेगा, ये आवेश रहित, कैसा रहेगा, आवेश रहित। अब मुझे बताओ इसने एक दे दिया, क्या एक क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10, और प्रोटॉन कितने हैं, 11। तो कौन सा चार्ज ज्यादा है, कौन सा चार्ज ज्यादा है, प्रोटॉन 11 हो गया ना, इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 10, इसलिए इसमें कौन सा चार्ज आ गया, प्लस। अब बताओ इस पे कितने थे प्रोटॉन, प्लस चार्ज वाले 17 है ना प्रोटॉन,
और इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज वाले कितने थे, कितने थे, 17। पर इसने क्या काम कर लिया, एक ले लिया, क्या लिया, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस, तो इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए, 18। तो प्रोटॉन कम बचे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए ज्यादा। प्रोटॉन कितने बचे, 17, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18। यानी कि माइनस वाला बढ़ गया, प्लस वाला घट गया, इसलिए इसमें कौन सा चार्ज हो गया, माइनस चार्ज। बस समझ में आ रही क्या आप लोगों को, आ रही ना, कठिन कुछ भी नहीं है, बस पढ़ते नहीं तब तक कठिन है। इसे ऋणायन कहते हैं। पर जब जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन का ह्रास हो जाता है, कमी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन कमी हो जाती है, तो परमाणु पे क्या हो जाता है, धनावेश। इसमें कमी भई थी तो धनावेश हो गया, इसमें एक बढ़ गया था इसलिए क्या हो गया, ऋणावेश, है ना, कहा जाता है। जैसे धनायन कहा जाता है, जैसे कि H+ हाइड्रोजन धन आयन है, क्योंकि हाइड्रोजन कैसा है, धन आयन, H+ कह रहे हैं, धन आयन। H+ हाइड्रोजन एक अगर लेगा, हाइड्रोजन एक लेगा ही लेगा, हाइड्रोजन देगा कभी नहीं, हाइड्रोजन देगा कभी नहीं। समझ रहे हो क्यों, तो उसके पास एक है। और जब वो लेगा, अगर वो लेगा तो देखो उस पर लेने पर क्या, कौन सा आयन आना चाहिए, माइनस, क्या आना चाहिए, माइनस। देखिए लेकिन हमने कहा साहब हाइड्रोजन प्लस आयन, इस पर क्या प्लस आयन दिया, लेकिन जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो वहां पर अब कौन सा आयन बन रहा है वो उस रासायनिक अभिक्रिया पर निर्भर करता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, जे थॉमसन ने। इस पर आवेश कितना होता है, ये लगा है पहले, माइनस लगा है, -1.6 × 10⁻⁻19। बच्चा पता प्रोटॉन पे कितना होता है, इतना ही, कितना, इतना कूलम आवेश होता है। इसका द्रव्यमान कितना होता है, द्रव्यमान अलग चीज है, आवेश अलग चीज है। द्रव्यमान कितना होता है, 9.111 × 10⁻28। कितना लगा है, 28, बहुत ही कम, मतलब लगभग नगण्य, ना होने के बराबर ग्राम होता है। मिलिकन ने अपने ऑयल ड्रॉप परीक्षण के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को ज्ञात किया था। कभी प्रश्न बन जाए कि इलेक्ट्रॉन के आवेश को किसने खोजा था, तो किसने खोजा था, मिलिकन ने। किसने खोजा था, ये हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है, लेकिन ये किसने बताया था, मिलिकन ने। किसने बताया था, मिलिकन। कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। इसको तो याद कर ही लेना, क्योंकि यही प्रोटॉन का है और यही इलेक्ट्रॉन का, बस इलेक्ट्रॉन पर ऋणमय है और प्रोटॉन पे धन, ठीक है, प्लस में। प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने जांच किया था, खोजा गोल्डस्टीन ने था, नाम रदरफोर्ड ने रखा था। इस पर 1.6 10⁻⁻19, लेकिन क्या लगा है पहले, प्लस। आवेश बराबर होते हैं, बस प्लस माइनस में। लेकिन आपको पता है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है। कितना होता है, 1.6725 ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है। 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी, चैडविक ने की थी। यह एक उदासीन है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। इसे चार्ज का याद नहीं करने से क्या क्या याद करना, जितना प्रोटॉन, देखो जितना प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है उतना ही क्या का होता है, न्यूट्रॉन का। देखो 1.6725 × 10⁻24, ये 1.6748 10⁻24 लगभग बराबर है कि नहीं, बराबर है। किसका द्रव्यमान बराबर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। किसका आवेश बराबर होता है, लेकिन कैसा होता है, विपरीत। कैसा होता है, विपरीत। आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 दोनों पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस और प्रोटॉन पर प्लस। और आवेश के अलावा द्रव्यमान की बात करूं, द्रव्यमान किसका बराबर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन कितना होता है, लगभग 1.67, ये 25 मत करना याद, 1.67 × 10⁻⁻24 1.67 10⁻⁻24 ग्राम। अब इसके बाद में कुछ और कण आते हैं जिनको कल पढ़ लेंगे अपन, ज्यादा हो जाएगा फिर तुम लोगों को मटेरियल। ये पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सब चीजें फर्मी वगैरह ना, है ना, ये सब मैंने बता दिया आपको। ये पीपीटी आपको मिल जाएगी, नोट्स में सब दिया है। परमाणु क्रमांक, संख्या, ये सब पढ़ा दिया मैंने आपको, समझा सब दिया मैंने, बस प्रोसेस में दिया है तत्व।